नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं। रांची में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की दबिश, एक संदिग्ध आतंकी पकड़ाया, हथियार, केमिकल, डिजिटल डिवाइस जब्त। पलामू में भी संदिग्ध से पूछताछ। पेसा कानून पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दिया अहम आदेश। पेसा कानून लागू होने तक ग्रामीण स्तर पर बालू घाटों की नहीं होगी नीलामी। और सीनियर नेशनल विमेंस फुटबॉल में झारखंड ने राजस्थान को 13-0 से किया पराजित। एशिया कप टी20 में आज भारत का मुकाबला यूएई से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर भारत अमेरिका संबंधों पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करने वाले हैं। और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच, खास तौर पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ये बड़ी बात जो ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। और मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। तो दोनों देशों की तरफ से साझेदारी कायम है। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी बेहद ही सकारात्मक तरीके से ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब दिया है। कहा है हमारी व्यापार वार्ताएं साझेदारी की तरफ बढ़ रही हैं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ। तो जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आगे बातचीत करना चाहता हूँ, वहीं भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा है कि मैं भी आने वाले समय में बातचीत करूंगा। तो दोनों के बीच जो व्यापार वार्ता है उसको आगे बढ़ते हुए यहां नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप बात करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आशा जताई है कि दोनों देश बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। और उससे पहले आपको ये बताएं कि जो एक प्रतिनिधि मंडल है अमेरिका का, वो 15 तारीख के बाद भारत आने वाला है। और ऐसे में किस तरह से ये बात होगी, और खास तौर पर जिस ट्रेड डील पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये समझ गया कि इस तरह से जो आवेश में लिए हुए फैसले हैं उससे भारत दबने वाला नहीं है। और भारत ने साफ कई ऐसे मंचों पर कहा कि आपदा में अवसर के साथ हमें अपने घरेलू फ्रंट को मजबूत करना जरूरी है। और ट्रंप के इस ताजा रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। और हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो पहला ट्वीट गया ट्रंप साहब द्वारा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका बड़ा सकारात्मक जवाब दिया। दोनों को सकारात्मक तौर पर देश हित, राष्ट्र हित से जुड़े हुए साझेदार बताया। और दोनों ही दो देशों की जो टीम्स हैं, खासतौर पर वो बातचीत के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें नेपाल की घटना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है।
उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को नेपाल में हालात स्थिर होने तक वहां की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया है कि स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें। जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी साझा किए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इन संपर्क नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। +977 980 860 और +977 9810 326134 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से पराजित किया। उन्होंने इसे राष्ट्रवाद की विचारधारा की जीत बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने की संकल्प लिया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्हें 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। और जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। उन्होंने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से भी खास नाता रहा है। वे 18 फरवरी वर्ष 2023 से 30 जुलाई वर्ष 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। खास बात यह है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। देश के 2 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर झारखंड से संबंध रखने वाले शख्सियतों पर राज्य के लोग गौरवान्वित हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को हृदय से हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ बहुत ही लंबा उनका सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव रहा है और इस अनुभव का लाभ देशवासियों को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी झारखंड के गवर्नर के तौर पर भी बहुत दिनों तक वहां पे रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहा है। तो इस कार्य के लिए भी खास करके झारखंड की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। श्री सेठ ने उनके सफलतम कार्यकाल की कामना भी की।
जिनका संकल्प 2047 विकसित भारत का, और आज ये हम सौभाग्य झारखंड वासियों के लिए है कि आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हम सबकी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति, झारखंड में राज्यपाल रही, और आज सौभाग्य फिर झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को मिला है कि हमारे राज्यपाल रहे, ऐसे उपराष्ट्रपति बने, और ये प्रचंड जीत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री गंगवार ने भरोसा जताया कि सीपी राधाकृष्णन के नेतृत्व और अनुभव से देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं और सुदृढ़ होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आशा है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपाई सोरेन, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत कई नेताओं ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। खुफिया इनपुट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने रांची से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है। राजधानी के इस्लाम नगर स्थित एक लॉज में दबिश देकर उसे दबोचा गया। इस संदिग्ध आतंकी के पास से हथियार, केमिकल और डिजिटल डिवाइस समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पलामू के हुसैनाबाद इलाके में भी एक संदिग्ध से पूछताछ हुई है। रांची में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की छापेमारी की कार्रवाई के संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। देखिए शिवानी, निश्चित तौर पर झारखंड को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्लीपर सेल ISSI ये जो है एक तरीके से अपना सेफ पनाहगाह बनाने की कोशिश में है। आपको याद होगा कि पिछले बार भी कुछ दिनों पहले एटीएस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने झारखंड में करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें जैसे रांची, हजारीबाग, लोहरदगा शामिल था। इन जगहों पर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें याद होगा कि रांची का एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में किस तरीके से ये स्लीपर सेल का जो गैंग है, गिरोह है, वो कार्यरत है और काम कर रहा है। तो आज जो ये कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस की, एटीएस की कार्रवाई, ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसके जरिए ये बात फिर साफ हो गई है कि झारखंड कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधियों का पनाहगाह भी बनता जा रहा है। जी शिवानी। जी, हाल के दिनों में आतंकी स्लीपर सेल का काफी खुलासा हो रहा है, तो आज की ये कार्रवाई आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से कितनी अहम मानी जा रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ISIS की गतिविधियां पूरे देश भर में बढ़ी है और झारखंड को एक तरीके से उन्होंने अपना पनाहगाह बनाना शुरू किया है, ये खुलासा पिछले वर्ष भी हुए थे और आज जो कार्रवाई हुई है ये लगातार, ये कई महीनों से दिल्ली पुलिस की टीम को ये जानकारी थी कि झारखंड में लगातार जो आतंकी संगठन के लोग हैं वो झारखंड को एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट बनाते हुए अपना पनाहगाह बना रहे हैं। और यहाँ पर जो आज बरामदगी हुई है उनके घर से, केमिकल की बरामदगी हुई है, हथियार की बरामदगी हुई है, तो इससे एक बात साफ हो जाता है कि ISI की ये जो टीम थी इनके मंसूबे बड़े थे और कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के ये फिराक में थे। जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई और इसकी सूचना कहां से मिली और इसकी कड़ियां कहां से जुड़ी हुई हैं? देखिए, झारखंड के जो आज रांची से जिसकी गिरफ्तारी हुई है दानिश की, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को करीब 1 महीने पहले इनपुट मिला था और उसके बाद लगातार इसकी रेकी की जा रही थी। कुछ सिम कार्ड भी बरामद किए गए थे, आज भी कुछ डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं और उसी डिजिटल डिवाइस के आधार पर पलामू में भी संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद उससे छोड़ दिया गया है फिलहाल, लेकिन दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ लगातार चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उसे जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो दिल्ली लेकर जाएगी और ये जो इनपुट के आधार पर लगातार जो जानकारी मिल रही है उसके कई कनेक्शंस और तार सामने निकलकर बाहर आ सकते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से रांची में मुलाकात की। इस दौरान संगठन मजबूती समेत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दोनों के बीच चर्चा हुई। श्री अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि सिल्ली में जल्द ही हाईटेक मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। सिल्ली के पतराथू में एक मॉडल हॉस्पिटल बने, जिसको लेकर उन्होंने काफी प्रयास किया और आज सुबह से ही हमें धरना दिए हुए हैं कि हर हाल में ये बात को सैंक्शन करना होगा। ये 2022 का मामला था, लेकिन मंत्री तो मैं अभी बना हूं और आज ही मैं फाइल मंगाकर मैंने सैंक्शन किया है और अप्रॉक्स 5.5 करोड़ की लागत से सिल्ली के पतराथू में मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। जामताड़ा में इसे लेकर पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। इस दौरान सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री बावरी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा में रक्तदान, पौधारोपण समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी सुधारों की भी प्रशंसा की। जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में, चाहे वो कैंसर की बीमारियां, दवाइयां हो या अन्य चिकित्सा सुविधाएं हो, किसानों के लिए ट्रैक्टर्स हो या हस्तशिल्प में जिस तरह से जीएसटी को नील किया गया है, वो पूरी तरह से खाने की वस्तुओं के साथ साथ सभी लोगों को राहत देने वाला है और इसका आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन प्रभाव। झामुमो ने रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए बेवजह तूल दिया जा रहा है। एचईसी के जो जमीन में बसे, जो अतिक्रमण करके वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लिए, आवासीय परिसर बना लिए, उनको खाली करवाने में राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन सहयोग करे, क्योंकि वो रैयती नहीं है, वो अतिक्रमणकारी। तो यदि कोई भारत सरकार का संस्था या कोई भी सरकारी संस्था जिसकी जमीन, वो यदि राज्य सरकार को अनुरोध करेगी तो राज्य सरकार का काम क्या है? बाबूलाल जी को इस पर जवाब देना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय ने पेसा कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि जब तक राज्य में पेसा कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बालू घाटों की नीलामी स्थगित रखी जाए। पेसा कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक पेसा कानून लागू नहीं हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार के जो ग्राम स्तर पर बालू घाट की नीलामी है, उसको स्थगित रखा जाए। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहनों में आगजनी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इस मामले में छापेमारी कर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार और नक्सली संगठन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
सब लोगों ने मिल करके इस एसआईटी ने अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी की है जो उस रात आगजनी में शामिल थे। इनका टीएसपीसी संगठन से तो संबंध रहा ही है। साथ ही हम लोग को अनुसंधान में एक और बात पता चला कि फरवरी के महीने में चरही में ही चेलैया टाड़ के जंगल में 3 ट्रैक्टर में आग लगाया गया था। ये फरवरी में घटित हुआ था। प्रिसाइजली अगर आप कहें तो 10 फरवरी 2025 को। तो उस घटना में भी जो शामिल थे उसमें कुछ कॉमन लोग मिले जिनकी गिरफ्तारी इसमें भी हुई है। इधर कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा स्टेशन के नजदीक से 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस तस्करों का नेटवर्क खंगाल रही है। एक रोहित कुमार नाम का लड़का है जो थाना चट्टी चतरा का रहने वाला है। उसके पास से ओपीएम पकड़ा गया है और उसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। जीएसटी सुधारों से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से दवाइयां सस्ती होंगी और कृषि प्रक्षेत्र को भी इससे संबल मिलेगा। अब जरूरी दवाओं पर लगने वाला जीएसटी 12% से घटकर 5% या कुछ मामलों में 0 कर दिया गया है, जिससे पुरानी बीमारियों का लंबा इलाज और भी किफायती हो जाएगा। और इसके साथ ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ अस्पतालों का खर्च कम होगा बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। दृष्टि सुधार के लिए जरूरी चश्मों और लेंस पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे ये और भी किफायती हो गए हैं और लोग इन्हें आसानी से अपना सकेंगे। एक और बड़े फैसले में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दे दी गई है, जिससे प्रीमियम सस्ता होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ कवरेज ले पाएंगे। स्वास्थ्य के बाद सरकार ने देश के अन्नदाताओं का भी पूरा ध्यान रखा है, जिसके तहत उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। और इस कदम से उर्वरक उत्पादन की लागत में भारी कमी आएगी और किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी। और इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे किसानों और को सीधा समर्थन मिलेगा। तो वहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरकार ने कमर्शियल वाहनों यानी कि ट्रकों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। और इस एक बड़े कदम से माल ढुलाई की दरें सीधे तौर पर कम होंगी। सस्ते ट्रक लॉजिस्टिक लागत कम करते हैं और निर्यात में सुधार करते हैं। और इसी को और मजबूती देते हुए माल ढुलाई बीमा पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे सामानों की आवाजाही पहले से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। जीएसटी परिषद के इस फैसले से कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती हो जाएगी। माल ढुलाई के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। राज्य में भी जीएसटी सुधारों का हर वर्ग की ओर से स्वागत हो रहा है। हजारीबाग के लोगों का मानना है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों से सभी को लाभ मिलेगा। जैसे कि हमारा सारे मॉडल्स में दाम घट जाएंगे। इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स का जैसे डाउन पेमेंट का इश्यू रहता है या फाइनेंस का इश्यू रहता है, वो कम दामों में कम कीमत में उनको गाड़ी मिलेगी। तो आने वाले समय में ग्राहकों की संख्या बढ़ने वाली है और सेल उम्मीद है बढ़ेगा। भारत सरकार जीएसटी में सुधार कर रहे हैं। उसमें पहले 4 स्लैब में था, 5%, 12%, 18% और 28%। तो सरकार ने अभी 2 स्लैब ही रख रहे हैं, 2 28% और 12% को हटा दे रहे हैं। और हम लोग का जैसे 2 व्हीलर में 28% का जीएसटी लगता था,
पहले, अभी वो 18% हो जाएगा, माने 10% कम हो जाएगा। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स जो नरेंद्र मोदी सर ने जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनाउंस किया था, उसे अब कहीं ना कहीं धरातल पर वो ला रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो भी टैक्स स्लैब जो पहले 4 थे, 28, 5, 12, 18, तो अब क्या किया उन्होंने कि 2 स्लैब में रखा है, 18% और 5% में। और इससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर जो है वो मार्केट में बढ़ेगी, परचेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे। और अब ये जो है जीएसटी वो हर गरीब तक पहुंचेगा, जीएसटी का फ़ायदा वो गरीब भी ले पाएंगे, क्योंकि अब क्या है बहुत सारी चीज़ें नील भी हो गई है। जीएसटी कम होने से मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और ये सभी बिजनेसमैन के लिए जो है ना बहुत खुशी का बात है कि जीएसटी से लेकर जो हम लोग परेशान थे, परचेजिंग लोगों का घटा हुआ था बहुत सारे सामानों में, अब वो मार्केट में लोग जाएंगे, खरीदेंगे और मार्केट का जो अभी जो गिरा हुआ है वो धीरे धीरे अप की ओर आएगा। पंजाब के अमृतसर में सीनियर नेशनल विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। झारखंड ने अपने पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को 13-0 से पराजित कर अपनी टीम प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सुमति ओराव ने हैट्रिक सहित 6 गोल दागे। झारखंड का अगला मुकाबला कल उत्तर प्रदेश के साथ होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। यूएई से भारत की भिड़ंत होगी। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में और टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करेगी। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिनमें 1 बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार वनडे फॉर्मेट में इस खिताब को अपने नाम बनाने में सफलता हासिल की है। यूएई टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से मजबूत होकर सामने आई है। और अब बात मौसम की। राज्य में आजकल मॉनसून कमजोर पड़ा है, जिससे बारिश का सिलसिला थोड़ा थमसा गया है। वैसे 15 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 13 सितंबर तक कुछ इलाकों के लिए आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं। रांची में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की दबिश। एक संदिग्ध आतंकी पकड़ाया। हथियार, केमिकल, डिजिटल डिवाइस जब्त। पलामू में भी संदिग्ध से पूछताछ। पेसा कानून पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दिया अहम आदेश। पेसा कानून लागू होने तक ग्रामीण स्तर पर बालू घाटों की नहीं होगी नीलामी। और सीनियर नेशनल विमेंस फुटबॉल में झारखंड ने राजस्थान को 13-0 से किया पराजित। एशिया कप T20 में आज भारत का मुकाबला यूएई से।